हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट जी मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का डेमो कवर करने वाले हैं फॉर आवर जेई नीट एस्पिरेंट्स। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई कौन सा टेक्स्ट बुक हम फॉलो करें केमिस्ट्री के लिए, जिससे कि हम एक अटेम्प्ट में हमारे लिए पॉसिबल हो जेई या फिर नीट के एग्जाम को क्रैक करना। तो वहीं से आज का हमारा टॉपिक, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है 11th 12th केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यही 3 ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बेस्ट बुक है, जो सिलेबस आपको फॉलो करना है फॉर जेई एंड नीट एग्जाम, वो है NCERT। NCERT इज द बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि चाहे जेई का एग्जाम हो या नीट का, सीबीएसई ही कंडक्ट करता है। तो जो सिलेबस वो फॉलो करेगा वो उसी टेक्स्ट बुक का करेगा जो साल भर आप 11th 12th में फॉलो करते हैं, दैट इज NCERT। तो बेस्ट बुक है। तो कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो आप प्रिफर कर सकते हैं NCERT से। ठीक है, नो डाउट इसके क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए जो हमारा बुकलेट है नीट जी मास्टर का, नीट जी मास्टर बुकलेट, ये हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं नीट और जेई के। ठीक है, तो इस बुकलेट से आप थियरी भी रिफर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, फॉर्मूले और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या टेक्निक, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल सजेशन ये है कि NCERT आप कंटेंट के लिए फॉलो करिए, सिलेबस के लिए, और जो हमारा बुकलेट है नीट जी मास्टर का, उससे आप क्वेश्चंस बनाइए, इतना मोर देन इनफ है। फिर भी अगर डेप्थ में अगर हमको कोई टॉपिक रिफर करना हो केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप रेफर कर सकते हैं P बहादुर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए OP टंडन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में JD ली। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक्स है। ठीक, इसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जेई या फिर नीट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का, वो है नंबर 1 कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। किस तरीके का कैलकुलेशन? साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन तो फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको एक, जिससे कि आप बेटर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए 6.023 10 पावर 23 को अगर हमको डिवाइड करना है 1.6 10 पावर -19 से, और वहीं पे साथ में मान लीजिए ऐसा कुछ स्क्वायर रूट भी है 58.6। तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन है, जो कि 10 के पावर में होता है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो ये आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और एक्यूरेट होगा तो आपका आंसर एक बार में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन स्ट्रांग होने से जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इन एग्जाम्स के लिए, वो है स्पीड। आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पूरा खेल स्पीड पे ही बेस्ड है। नीट एस्पिरेंट्स को तो और कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को जल्दी समझें, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो, धीरे धीरे होगा प्रैक्टिस से, और कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग हो कि बहुत जल्दी हम कैलकुलेट कर पाए और एक्यूरेट हो, ताकि एक बार में आंसर आए, ऑटोमेटिक हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं अपने लिए एज इंडिविजुअल कि क्या हमारा कैलकुलेशन और स्पीड जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो हमको फिर उस प्रॉपर ड्यूरेशन में, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, हमको इसको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, तो अगर आप जेई नीट एस्पिरेंट है, चाहे आप क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो या फिर एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्स्ट बुक के, और आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई कितना ड्यूरेशन हम दें, क्या प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए नीट या फिर जेई के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर इंडिविजुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात करूं
तो जो रीजनेबल ड्यूरेशन है सिलेबस को कंप्लीट करने का वो है अप्रॉक्स 6 to 8 मंथ्स। 6 to 8 मंथ्स में सीरियस स्टडी अगर आप करते हैं, रेगुलर रहते हैं क्लासेस में, और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट्स अगर आप देते हैं इंस्टीट्यूट का या फिर ऑनलाइन, तो एक्चुअल जो इंप्रूवमेंट है स्टूडेंट का वो क्लासेस अटेंड करने में नहीं है, टेस्ट देने में है। टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस जज कीजिए और उसको हर टेस्ट में अपना इंप्रूव करते चले जाइए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट की टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स, चाहे तो आप कहीं पे नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा डेमो का टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है ये। इसके अंदर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूले और कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, चाहे वो क्लास 11th का सिलेबस हो या 12th का, हर जगह ये यूज होता है। जैसे कि मोल कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज वही टॉपिक हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा जेईई और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि उस टॉपिक को कितने डेप्थ पे हमको प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक ही टॉपिक हम लेंगे, मोल कंसेप्ट, कि कितने डेप्थ पे हमको प्रिपेयर करना है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल प्रॉपरली उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एलिमेंट्स। तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8th 9th से एलिमेंट्स के बारे में, फिर भी मैं एक बार यहां पे आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा। तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। किस तरीके के प्योर सब्सटेंस? नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जिसको कि हम आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर सकते। और प्योर कहने का मतलब कि इसको हम कितना भी डिवाइड कर ले इन सारे सब्सटेंसेस को, उनके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी होंगे, उनकी जो आइडेंटिटी होगी, मतलब केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, वो रिजेंबल करेगी थ्रू आउट पूरे सब्सटेंस को। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप उसको ब्रेक करते जाएं पीसेज में या पार्टिकल्स में तो उनकी आइडेंटिटी चेंज होगी, नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जो फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन रहेगा वो एक एक पार्टिकल का इस सब्सटेंस के अंदर सेम रहेगा, इसीलिए हम उसको यहां पे बोल रहे हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल्स, तो जैसे कि आप जानते हैं अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेफर करें तो 118 एलिमेंट्स टिल डेट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो मेन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स। मान लेते हैं कि मेटलॉइड्स भी नॉन मेटल्स के अंदर ही यहां पे मैं काउंट कर रहा हूं, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेटल्स अगर हम देखें तो लगभग 85% एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं आज के डेट में, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल कॉपर, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं मेटल्स, लगभग 85% एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है मेटल के फॉर्म में है। दूसरा नॉन मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मेटलॉइड्स में अगर इसको काउंट कर लें नॉन मेटल्स के अंदर ही, तो जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक, तो रिमेनिंग जो 15% एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स के फॉर्म में है। अगर फिजिकल स्टेट में इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो देखिए, तो फर्दर हम सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें आपको बताना चाहूंगा मैं कि लगभग 90% एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो मेटल्स हों या नॉन मेटल्स, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप नाम जानते होंगे,
मेटल में वो होता है मर्क्यूरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन। तो मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरी और नॉन मेटल ब्रोमीन। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 11 गैसेस होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करें, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो गिन करके 11 गैशियस फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है एक ब्रीफ पिक्चर एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में जब भी हम मोल कंसेप्ट जैसे पढ़ेंगे तो कोई ना कोई सब्सटेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे, उसी का मास निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो जो सब्सटेंस है वो बेसिकली अगर प्योर स्टेट में है तो वो एलिमेंट कहलाएगा, और उसी का ये एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए वो है एटम्स। वेरी इजी। तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके बना हुआ है, जैसे कि ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स को अगर आप कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी ह्यूमन बॉडी। ठीक वैसे ही जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं या कोई भी सब्सटेंस है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं एटम, मींस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर मतलब सब्सटेंस। ठीक है, तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम को हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आप जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो उस टॉपिक को हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, फिलहाल अभी इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही है, वो है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स हमको आसानी से समझ में आ जाता है, एटम तो ठीक है, क्लियर है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन मॉलिक्यूल और कंपाउंड में सबसे अधिक डाउट्स होता है स्टूडेंट्स को। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इतना अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद फिर मैं इसको मिटा करके मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स हमारा नेक्स्ट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में, वो है दे आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एटम्स आप जानते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर एटम्स का ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है सिमिलर है दोनों में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को भी हम ग्रुप ऑफ एटम्स बोलते हैं, कंपाउंड को भी ग्रुप ऑफ एटम्स ही बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। तो देखिए कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है यहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स को। दे मे बी आइदर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बोल रहा हूं, तो एग्जांपल मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसको एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया जा रहा है और ये बन गया H2। ठीक है, तो H2 मतलब दो हाइड्रोजन एटम का ग्रुप है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, H2 को मॉलिक्यूल बोले या कंपाउंड बोले? तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। H2 इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस चीज का मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बात तो तय है यहां पे कि जो मॉलिक्यूल है इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, यहीं पे अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप लें, जैसे कि एग्जांपल देखिए कि सपोज एक एटम हाइड्रोजन, एक और एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन, इन सभी को अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली वाटर। वाटर बन गया। अब क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, वाटर जो बना है यहां पे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो इससे ये भी फिक्स हो गया किस चीज का कंपाउंड है ये? कंपाउंड ऑफ वाटर। तो इससे ये फिक्स हो गया कि जो कंपाउंड है हमारा
वो ग्रुप ऑफ एटम्स तो है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप है, जैसे कि ये वाटर का कंपाउंड। आई बात समझ में? तो यहां तक भी ठीक है सब, उतना कोई खास कंफ्यूजन आपको हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये जो H2O है ये एक मॉलिक्यूल भी है, H2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये तो ठीक था। लेकिन अगर मैं बोलूं H2O वाटर जो है ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको भी अगर मैं मॉलिक्यूल बोल दूं तो अब थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? इसको भी मैं यहां पे मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसको कंपाउंड ऑफ वाटर भी बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल जो है ना हमारा, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का भी हो सकता है। मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। मतलब मॉलिक्यूल होने के लिए सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम्स होना ही जरूरी है, बस, चाहे सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का। लेकिन कंपाउंड होने के लिए इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जो आपका जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स का ही होना चाहिए। इसीलिए वाटर को हम कंपाउंड बोल रहे हैं, H2 को हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। यही है डिफरेंस। आई बात समझ में? एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं H2O तो इसका मतलब है कि ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। कैसे वन मॉलिक्यूल हुआ? भाई एक ही तो ग्रुप है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन, एक ग्रुप है। कैसे पता चलता है कि ये एक ही ग्रुप है? सामने देखिए कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है वहां पे। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं सपोज 3H2O, तो अब ये हो गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आई बात समझ में कि जो सामने नंबर लिखा होता है, जो कोफिशिएंट होता है हमारे फॉर्मूले का, वो ये भी डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई इसको भी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इसको ही बोल रहे हैं, तो कंपाउंड क्या होता है फिर? तो कंपाउंड इज द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली। अगर मैं यहां पे H2O को कंपाउंड बोल रहा हूं वाटर का, तो 3H2O को भी वाटर का ही कंपाउंड बोलूंगा, 3 कंपाउंड्स नहीं बोलूंगा। लेकिन वहां पे सामने नंबर 3 लिखा है तो 3 मॉलिक्यूल्स जरूर बोलूंगा। तो इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड है आपको डिफरेंस और जो सिमिलैरिटी है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में वो क्लियर हो चुका होगा। तो इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो जल्दी से डिस्कस करके हमारा जो आज का मेन टॉपिक है मोल कंसेप्ट, वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एटॉमिक मास। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सब्सटेंस एटम्स से ही मिलकर बना हुआ है, तो हर एलिमेंट के एटम का कुछ ना कुछ एक फिक्स मास होता है जिसको कि हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल कार्बन, एक कार्बन एटम का मास होता है 12। अब यूनिट क्या लिखे? क्योंकि मास का ऐसा यूनिट तो केजी होता है, ग्राम भी होता है दूसरा यूनिट, लेकिन यहां पे ना तो हम केजी लिखेंगे ना ग्राम लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि ग्राम और केजी काफी बड़े यूनिट्स होते हैं मास के, ठीक है? और एटम का साइज इतना छोटा है कि वो तो दिखता भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है उसको देखने के लिए। आई बात समझ में? तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट यहां पे डिसाइड किया गया है, IUPAC ने डिसाइड किया है, वो है U। इट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास टू मेजर दी एटॉमिक मास, ठीक है? U का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है? तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, वैसे ही नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16U, ठीक है? इस तरीके से कुछ मैं एग्जांपल्स यहां पे दे रहा था अभी आपको याद कितना होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेफर करते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि एलिमेंट नंबर 1 से लेकर के एलिमेंट नंबर 30 तक एटलीस्ट, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, यही है सीक्वेंस। आप देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन सारे एलिमेंट्स का नाम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सीक्वेंस कहने का मतलब एटॉमिक नंबर, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, साथ ही साथ उनका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन से जिंक तक एटलीस्ट, तभी जाकर के आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं बना पाएंगे। क्योंकि उसमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको एटॉमिक मास याद होगा एटलीस्ट इन सभी एलिमेंट्स का 1 से 30 तक, ठीक है? कोशिश करिए कि अगर 50 तक हो जाए तो और बेटर रहेगा, ठीक है? पहले हमको 30 तक ट्राई करना है, उसके बाद 50 तक,
धीरे धीरे करके होगा, एकदम से नहीं होगा। तो आप याद रखिए, तभी आपको सभी एलिमेंट्स के एटम का मास याद रहेगा, तो आप नेक्स्ट टॉपिक बना पाएंगे, विच इज, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। मॉलिक्यूलर, तो नाम से ही क्लियर है, जैसे कि एटॉमिक मास था तो एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ले लेते हैं CO2, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी अगर सामने 2 लिख दूं तो 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 4 लिख दूं तो 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास, इसका अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए आप, कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने हैं। तो कार्बन का एक ही एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये देखिए, एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, ये ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हो आप, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, ये देखिए। तो अब आप मल्टीप्लाई करके टोटल एड अप करिए इसको, तो ये आएगा 44। और यूनिट क्या लिखना है यहाँ पे, U, क्योंकि यहाँ पे जो आपने लिया है एटॉमिक मास लिया है और उसका यूनिट होता है U, यूनिफाइड मास, या एटॉमिक मास यूनिट AMU भी लिखते हैं इसको, AMU, फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी होगा U, 44 U आएगा, आप चेक कर लीजिए। तो यही स्टाइल है किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालने का, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एटॉमिक मास एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। अब इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो इतना आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पाता है और घबराते हैं देख करके, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल दूंगा, उससे एक बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो कितना क्वांटिटी आएगा, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस आएंगे 1 डजन के अंदर? आंसर है 12, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर ऑरेंजेस की जगह मान लीजिए एप्पल्स पूछ ले, 1 डजन एप्पल्स, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स आएंगे? 12। अगर एग पूछ ले 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो क्वांटिटी है वो 1 डजन है, तो उसके अंदर चाहे आपसे ऑरेंजेस पूछे, एप्पल पूछे, एग पूछे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ ले, उसका नंबर फिक्स है, दैट इज 12। उसी तरीके से केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का के अंदर अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता करना है कि भाई एक सपोज सब्सटेंस है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक मॉलिक्यूल है, तो अगर हमको पता लगाना है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसका नंबर भी ठीक वैसे ही फिक्स रहेगा जैसे कि यहाँ पे 1 डजन के अंदर नंबर ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल और एग फिक्स हैं, दैट इज 12। तो यहाँ पे आप देखिए 3 ब्रांचेस मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ऑब्वियस है कि 3 अलग अलग डेफिनेशन होंगे मोल कंसेप्ट के। तो जो पहला डेफिनेशन है वो इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है कि अगर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए आप, अगर उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, ठीक वैसे ही जैसे यहां पे 1 डजन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे उसका नंबर भी वैसे ही फिक्स है जैसे कि 1 डजन में ये फिक्स है, नंबर 12, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो वैल्यू फिक्स है, दैट इज 6.023 इंटू 10 पावर 23। और क्योंकि ये फिक्स नंबर है, इसका एक नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं हम? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इसको लेटर NA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिखता है सिंबल NA, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एवोगैड्रोस कांस्टेंट का, जिसका नंबर फिक्स है 6.023 10 पावर 23। कहने का मतलब कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे 1 मोल के अंदर, जैसे कि 1 डजन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 12 फिक्स है,
वैसे ही 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पार्टिकल्स मतलब क्या। पार्टिकल्स मतलब, देखिए इधर ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे कि पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी हो सकता है, क्योंकि एटम्स भी पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो कब हमको एटम यूज करना है, कब मॉलिक्यूल यूज करना है, इसको समझने के लिए तुरंत मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज किसी ने बोल दिया देयर आर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन एक गैस, डायटोमिक गैस, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, उसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। तो अब आप ये चेक करिए कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, क्या ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ एटम हमको दिख रहा है, तो इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है वो। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स, तो यहां पे आ जाएंगे इसके अंदर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में 3 × 6.023 × 10⁻23। अब एटम्स लिखें कि मॉलिक्यूल्स लिखें, तो क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है, इसलिए यहां पे लिखना है मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स आ गया। आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? वेरी इजी, O2 के अंदर भाई 2 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। तो मान लीजिए कि अगर किसी ने पूछ लिया कि नहीं, हमको 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ एटम्स भी बताओ, मॉलिक्यूल्स तो ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स भी बताओ, तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 2 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में 3 × 2 × 6.023 और 10⁻23 ये ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे इसके अंदर, इतने सारे। आई बात समझ में? इसको फिर आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन में आप 10 के पावर वाले नंबर को अलग रखो, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामने के 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर भी 10⁻23 में आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उतने सारे एटम्स हैं और इतने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये एटम्स कब यूज करना है, मॉलिक्यूल्स कब यूज करना है, ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, 1 बाय 1 आप नोट करिए, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड डेफिनेशन की तरफ, मोल कंसेप्ट का। तो सेकेंड डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जिस तरीके से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं, तो सीधी सी बात है मास भी फिक्स होना चाहिए, और उस मास को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास को, उसको बोलते हैं मोलर मास। कि भाई 1 मोल है अगर किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर जो मास आएगा वो आएगा मोलर मास के बराबर, मोलर मास। अब ये नया चीज है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो कैसे निकालते हैं मोलर मास? बहुत आसान सा टेक्निक है, ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, देखिए ध्यान से। तो मोलर मास निकालने का क्या टेक्निक है, एक एग्जांपल तुरंत, जैसे कि मीथेन ले लिए, मान लीजिए CH4, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का अगर मेरे को मोलर मास निकालना है, तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल सा है, और वही टेक्निक है जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे करते हैं? इस कंपाउंड में हमारा एक एटम है कार्बन का और 4 एटम है हाइड्रोजन के। देखिए आप, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो ये हो जाएगा 12 × 1, क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये आ गया 16। चेक करिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर मास जब हम निकाल रहे थे तो यूनिट को यू लिखते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास होता था। लेकिन यहां पे मोलर मास जो है, वर्ड देखिए डिफरेंस है, यहां पे मॉलिक्यूलर नहीं मोलर। तो मोलर मास जो है वो एक मॉलिक्यूल मीथेन गैस का नहीं है, वो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि 1 मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के, इतने सारे, 6.023 10⁻23। अगर आप ध्यान से देखें तो 10⁻23 मतलब 23 जीरोस, तो ये काफी बड़ा नंबर हो गया ना। तो अगर उतने सारे मीथेन गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह आप कलेक्ट करोगे 1 मोल के अंदर,
तो अब उसका मास जो है यू में नहीं लिखेंगे, काफी बड़ा वैल्यू आएगा, इसीलिए डिसाइडेड है कि मोलर मास का जो यूनिट होगा वो यू नहीं है, वो ग्राम है। तो टेक्निक बिल्कुल सेम है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, लेकिन यूनिट में यहां पे डिफरेंस है कि उसका यूनिट होगा ग्राम। क्यों होगा? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो इतने सारे, क्योंकि 1 मोल है ना, 1 मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का जो मास एक साथ कलेक्टिवली फिर उसकी मास की यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी, वो ग्राम में आएगी। तो 16 ग्राम हो गया यहाँ पे। आया समझ में? तो ये हमारा सेकेंड डेफिनेशन मोल कंसेप्ट का ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए आराम से। फिर जो थर्ड डेफिनेशन है वो देखेंगे, फिर आपस में तीनों को रिलेट कर देंगे और उसी के बेसिस पे आप फिर न्यूमेरिकल बना पाएंगे आगे। ठीक है, तो लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड डेफिनेशन है हमारा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो जिस तरीके से 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, मास भी फिक्स है मोलर मास के बराबर, उसी तरीके से वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए, लॉजिकल है बिल्कुल। तो कितना वॉल्यूम रहेगा सब्सटेंस का 1 मोल है अगर उसकी क्वांटिटी, तो उसका आंसर है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, उसके अंदर रहेगा वॉल्यूम 22.4 लीटर, या फिर अगर आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं 22400 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 22400 ml। तो कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है कि लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब ml इस तरीके का यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है वो 10 पावर 3 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 ml होता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसी को वॉल्यूम बोलेंगे, वो भी फिक्स होना चाहिए। तो उसका नंबर है 22.4 लीटर, लेकिन ओनली एट एसटीपी, ओनली एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या है? इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm या फिर 1 बार। ठीक है, और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, 1 atm, 1 बार। एसआई यूनिट होता है पास्कल, पास्कल में होता है 10 पावर 5 पास्कल। एक यूनिट होता है mmHg। ठीक है, तो ये है आपका 760 mmHg। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसको हम कन्वर्ट करते रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे ही किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ओनली एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्या होगा? गैस है तो एक्सपैंड हो जाएगा। मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब गैस एक्सपैंड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, गैस कंप्रेस हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने के बाद भी उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसी टेम्परेचर और प्रेशर में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 22.4 लीटर। बाकी टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन वाले टॉपिक के अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल जब आएगा तो इतना इजी नहीं आता है कि आपसे मान लीजिए 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले या मास पूछ ले, वो आपस में रिलेटेड रहते हैं, पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम। तो उसके लिए एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। एक डायग्राम है जिसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है किसी सब्सटेंस का और मास पूछ रहा है, तो पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मोल्स, मोल से मास, इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके।
ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी करके कैसे करते हैं। मान लीजिए मास दिया और पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो मास से पहले मोल्स, मोल्स से फिर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स दिया और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो पार्टिकल्स से पहले मोल्स, मोल्स से फिर वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको इस डायग्राम को याद रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आपको कैलकुलेशन करना है। चाहे हमको कुछ भी दिया हो और कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोले, बिना मोल्स कैलकुलेट किए आप नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए, टू साइडेड एरो है, तो हम वॉल्यूम से पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स, एंड पार्टिकल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी करना हो हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सब्सटेंस का कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर 1 बाय 1 मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिससे और बेटर आपको क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं एग्जाम्स में। तो लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। नीट 2013 का ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहला डायग्राम मैंने यहाँ पे रब नहीं किया है, ताकि आपको दिखता रहे, दिमाग में आपके रहे कि हमको किस तरीके का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन है आपके आगे। ऑब्वियसली आपको मास गिवन है एलिमेंट्स का, और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब कि मास दिया है और पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहले हम मास से क्या निकालेंगे, मोल्स, फिर मोल्स से पार्टिकल्स। अब आया समझ में डायग्राम का सिग्निफिकेंस। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। पहले तो एक काम करते हैं, मास से मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमको यूज करना होगा वो है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो हम जानते हैं कि 1 मोल का मास होता है, जो कि यहां पे हम फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। देखिए मोलर मास को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमेंट या कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे कि कार्बन का अगर हम मोलर मास निकालें तो वो हो जाएगा 12 ग्राम। ग्राम में लिखना है ना, क्योंकि मोलर मास है। ये अभी लाइन से मैं सबका मोलर मास लिख रहा हूं। आयरन का 56 ग्राम, एल्यूमिनियम 27 ग्राम, सिल्वर 108 ग्राम। तो ये मैंने लाइन से सभी का मोलर मास लिख दिया है। गिवन मास ये जो दिया हुआ है 24 ग्राम कार्बन, तो ये गिवन मास है कार्बन का। 56 ग्राम आयरन का गिवन मास है। ये एल्यूमिनियम का गिवन मास है। ये सिल्वर का गिवन मास है। तो एक एक करके हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स के बाद ही हम बता पाएंगे कि भाई किसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखिए अगर कार्बन का हम निकालें मोल्स, मोल्स ऑफ कार्बन, तो गिवन मास कितना है, फॉर्मूला तो यही है 24 बाय मोलर मास 12, तो ये आ गया 2 मोल्स। अगर हम निकालें आयरन का तो उसका भी गिवन मास है 56 और मोलर मास भी 56 ही है, देख लीजिए। ठीक है, ये लिखा मैंने, 1 आ रहा है। अगर हम मोल्स निकालें, यहां पे लिख देता हूं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो उसका गिवन मास है 26 ग्राम और मोलर मास है 27, तो अप्रॉक्स ये 0.98 कुछ आएगा, 0.9 के आसपास। और मोल्स अगर हम निकालें सिल्वर का तो गिवन मास 108 है और मोलर मास भी 108 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो सबका नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है, तो मास से मोल्स हमने निकाला, अब मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हम जानते हैं कि भाई 1 मोल में 6.023 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। ये सारे के सारे तो एटम्स दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल तो एक भी नहीं, तो एटम्स ही बोलूंगा मैं यहाँ पे। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 10 पावर 23 एटम्स होंगे। अब सबका नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने है, तो बिना एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किए भी हम आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ मोल्स निकाल के। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो जिसका मोल्स सबसे अधिक होगा, मतलब ऑप्शन ए 24 ग्राम कार्बन, वही आंसर हो गया है। यहां पे देख लीजिए आंसर, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे अधिक आया है, देख लीजिए आप कंपेयर करके, इसका 2 आ रहा है, ये 1.981, तो उसी में नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब सिर्फ तसल्ली के लिए, अपने वेरीफाई करने के लिए, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल भी देते हैं। तो अगर इसमें हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कार्बन का,
तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1 मोल में इतने एटम्स, तो 2 मोल्स में कितने, तो 2 इंटू 6.023 10 पावर 23, जो भी आएगा। आंसर तो पहले ही पता है कि ऑप्शन ए है, ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं आगे। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आयरन के 1 मोल है तो 1 इंटू, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल से 0.98, तो 0.98 से एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई 6.023 10 पावर 23। यहाँ पे मोल से 1 तो 1 इंटू 6.023 10 पावर 23। तो पहले ही क्लियर था कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम आया है कार्बन में, ठीक है। तो ये था सबसे इजी क्वेश्चन फर्स्ट नीट 2013 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। जेईई 2015 का काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। यहाँ पे हमको गिवन है द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस, आपसे पूछ रहा है कि एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का, जिसमें कि मीथेन गैस का वॉल्यूम है 112 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में वॉल्यूम दिया है और मास निकालना है। तो पहले वॉल्यूम से क्या निकालेंगे, मोल्स, मोल्स से मास। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा कि हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करें मोल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम से मोल्स निकालने के लिए हमको पता है कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, 22.4 लीटर, या सेंटीमीटर क्यूब में 22400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गिवन वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मोल में इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको जो गिवन है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन वॉल्यूम 112 डिवाइड बाय 22400, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। कि 1 मोल में 22400 सेंटीमीटर क्यूब, तो 112 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मोल्स। तो वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाल लिया है, वॉल्यूम से मोल्स। अब मोल्स से बस मास निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ मीथेन गैस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। एक एटम है कार्बन का, तो 1 इंटू 12 ये कार्बन का हो गया, प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है, पहले भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो 16 ग्राम इसका मोलर मास यहां पे आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हमको पता है कि भाई 1 मोल में मीथेन गैस के जो मास एग्जिस्ट करेगा वो है 16 ग्राम। कितने में, 1 मोल में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मोल्स आया है हमारे सामने, इतना। तो 1 मोल में जब 16 ग्राम है तो इसमें कितना होगा, तो इसमें इंटू 16 कर देंगे बस, और हमारा आंसर आना चाहिए मास का। तो आप इसको रफ में कैलकुलेट करके देखिए, ये अप्रॉक्स 0.08 ग्राम, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आएगा 0.08 ग्राम मीथेन गैस का, आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल था, पहले वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाला, फिर बाद में मोल्स को यूज करके मास, ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने नीट 2018 का। इस बार हमको गिवन है 2 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हमारा मेन सब्सटेंस, उसका इस बार मास दिया है 2 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू लिखा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो आएगा 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड SI यूनिट टेम्परेचर का जो केल्विन है 273 केल्विन के बराबर होता है। और 760 mmHg बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड है। तो नो डाउट कि अगर इस क्वेश्चन में हम 1 मोल की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जो गैस है उसके 1 मोल में 22.4 लीटर एग्जिस्ट करेगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है। लेकिन आपको गिवन है कि भाई 2 ग्राम है ऑक्सीजन का, तो पहले तो हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। देखिए इस बार मास दिया है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो पहले मास से हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स से वॉल्यूम निकालेंगे।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मास से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये पहला स्टेप है। कैसे होगा? उसके लिए मोलर मास आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का मोलर मास, 2 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो 32 ग्राम आ गया मोलर मास। कहने का मतलब कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम मास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 2 ग्राम में कितना मोल्स रहेगा? 1 मोल में 32 ग्राम, तो 2 ग्राम में कितना मोल्स? तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है? गिवन मास ऑक्सीजन का बाय मोलर मास, इसी से आएगा मोल्स। तो गिवन मास है 2 और मोलर मास है 32, सिंप्लीफाई कर दें तो 1/16 आ जाएगा अभी मोल्स। तो मास से मोल्स तो आ गया। अब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हम जानते हैं कि 1 मोल है, कोई भी सब्सटेंस हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, 22.4 लीटर वॉल्यूम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो 1/16 मोल्स में कितना एग्जिस्ट करेगा? तो अब हमारा सेकेंड स्टेप कि हम मोल से निकालेंगे वॉल्यूम। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 1/16 मोल्स में 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को। ठीक है, तो इसको आप रफ में कैलकुलेट करके चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 1.4 के आसपास। 1.4 लीटर मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से मैंने तीनों वेरिएशंस आपको कवर करवाए हैं कि आपको वॉल्यूम दिया था तो पार्टिकल्स निकालना है, पार्टिकल्स दिया था मास निकालना है, मास दिया था वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट पे बेस्ड। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंसेप्ट आगे के फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, उसके अंदर ये मोल कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसका बेसिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर रहना चाहिए, फुल कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स देख करके आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि आज का ये डेमो लेक्चर केमिस्ट्री का आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो बिल्कुल यही स्टाइल रहेगा स्टूडेंट्स थ्रू आउट दिस सेशन। साथ ही साथ 1-to-1 डाउट रिमूवल सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं, जिससे कि बेहिचक आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आफ्टर दी क्लासेस। स्टडी मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि किस सीक्वेंस में आपको बनाना है, सॉल्व करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास के अंदर। थैंक यू।